हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से मैं 2019 और 2018 के जितने भी व्यापम द्वारा जो एग्ज़ाम आयोजित किया गया था उसका सॉल्वर जीके का प्रश्न बताऊंगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे 20 से 30 क्वेश्चन तो रिपीट करता है। आप खुद इस पेपर के माध्यम से देख लीजिएगा कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं व्यापम के द्वारा। मैं इसमें बता दूं आपको कि पटवारी भर्ती परीक्षा 2019, खादी भर्ती परीक्षा 2019, है ना। उसके बाद सहायक ग्रेड 3, जनसंपर्क अधिकारी, डाटा एंट्री ऑपरेटर, संयुक्त भर्ती परीक्षा 2018, ज्येष्ठ संपरीक्षक 2018, सहायक संपरीक्षक और सहायक श्रम निरीक्षक, मंडल संयोजक, राजस्व निरीक्षक, लेखापाल भर्ती, उसके बाद फील्ड ऑफिसर, इतने सब के मैं आपको क्या बताऊंगा, सॉल्वर पेपर बताऊंगा, अभी सामान्य ज्ञान का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, भारत की स्वतंत्रता के पश्चात इनमें से किसने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था? तो भूदान आंदोलन जो है विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। किसने? विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। मानव भूगोल के जनक कौन है? तो मानव भूगोल के जो जनक कौन है इसमें पूछा गया है। तो मानव भूगोल के जनक है फेडरिक रेडजेल। कौन है मानव भूगोल के जनक? जो है फेडरिक रेडजेल। उसके बाद अपन आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। बम्बई हाई निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो बम्बई हाई जो है यह पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। व्यापम द्वारा ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अभी आगे भी आप एग्जाम में देख सकते हैं, आगे के पेपर में आपको मैं बताऊंगा। बगानी फसल है, तो बगानी फसल क्या है फ्रेंड्स? तो बगानी फसल है चाय। चाय जो है बगानी फसल के उदाहरण है। भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ है? तो भिलाई इस्पात संयंत्र जो है वह सोवियत संघ रूस के सहयोग से स्थापित हुआ है। कहाँ? सोवियत संघ रूस के सहयोग से स्थापित हुआ है। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। सीकासेर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो सीकासेर बांध का निर्माण जो है वह किसमें? पैरी नदी पर गरियाबंद में हुआ है। कहाँ? पैरी नदी पर गरियाबंद में हुआ है। पिग्मी का निवास स्थान कहाँ है? तो पिग्मी का निवास स्थान जो है वह जायरे पे है। कहाँ है? जायरे पे है। पिग्मी का निवास स्थान जायरे पे है। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन में। पिग्मी एक जनजाति है फ्रेंड्स और उसका निवास स्थान जायरे पे है। ठीक है। विश्व जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना था? तो यह क्वेश्चन जो है वह व्यापम द्वारा विलोपित किया गया था, क्योंकि इसका जो आंसर है वह 51 था। क्या था? 51। यानी विश्व में जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? 51 है। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन में। भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया गया है? यह तो व्यापम का फेवरेट क्वेश्चन है, जो प्राथमिक क्षेत्र से वो अल्टरनेटिव पूछता ही है। ठीक है। तो यह हो गया खनन एवं उत्खनन। खनन एवं उत्खनन जो है वह द्वितीय क्षेत्र में शामिल नहीं है, जबकि विनिर्माण, निर्माण और विद्युत ये क्या है? द्वितीय क्षेत्र में शामिल है। जबकि खनन एवं उत्खनन प्रथम क्षेत्र में शामिल है और कृषि भी प्रथम क्षेत्र में शामिल है और तृतीय क्षेत्र में क्या है? सेवा आता है। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। वर्ष 2001 और 2011 की अवधि में छत्तीसगढ़ की जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर क्या थी? तो इसकी 10 की वृद्धि दर कितनी थी? 22.61। कितनी? 22.61। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय कही जाती है? तो राष्ट्रीय आय किसे कहा जाता है यह बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है? शुद्ध राष्ट्रीय आय। शुद्ध राष्ट्रीय आय को ही क्या है? राष्ट्रीय आय कहा जाता है। मैं एक चीज़ बता दूं, ये जितने भी मैं आंसर बता रहा हूं ये व्यापम द्वारा आयोजित आंसर के हिसाब से ही बता रहा हूं फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोगों को कंफ्यूज लगेगा। मैं आपको बता देता हूं व्यापम द्वारा आयोजित आंसर के हिसाब से ही इसको बता रहा हूं। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। एक आदर्श एमीटर एवं एक आदर्श वोल्ट मीटर के प्रतिरोध है क्रमशः क्या है? तो एक आदर्श मीटर जो है शून्य और एक आदर्श वोल्ट मीटर अनंत प्रतिरोध में होता है। तो एक आदर्श मीटर जो है शून्य तथा एक आदर्श वोल्ट मीटर जो है अनंत प्रतिरोध में होता है। अब अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन को। एक माध्यम का अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है? तो माध्यम का जो अपवर्तनांक है वह किस पर निर्भर करता है ये आपको बताना है। तो माध्यम का अपवर्तनांक जो है वह माध्यम का अपवर्तनांक निर्भर करता है माध्यम के तापक्रम पर। किसके? माध्यम के तापक्रम पर, आपतित किरण का तरंग दैर्ध्य पर, आपतित किरण के तरंग दैर्ध्य पर और माध्यम की प्रकृति एवं भौतिक अवस्था पर। माध्यम की प्रकृति एवं भौतिक अवस्था पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी अप्रयुक्त सभी। निम्न धातुओं को जल की क्रियाशीलता के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है तो मैं आपको पहले बता दूं बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले क्या है? बढ़ते क्रम में करना है। तो छोटा आएगा, फिर बड़ा आएगा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, सबसे बड़ा। तो क्रियाशीलता तो लोहे में जल की क्रियाशीलता सबसे कम होती है। उसके बाद क्या होती है? जस्ते में अधिक होती है। फिर उससे अधिक किस होते हैं? मैग्नीशियम में अधिक होती है और सबसे अधिक किसमें? सोडियम में होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। इसका आंसर क्या होगा? बी। मैं आपको बता देता हूँ जो
ऐसे इधर मुक्त वाला होता है ना, तो इस संख्या से बड़ा होता है। ठीक है, अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। इससे आपको ये फायदा होगा फ्रेंड्स कि आपको पहले क्वेश्चन का लेवल पता चल जाएगा कि किसके हिसाब से क्वेश्चन आता है, एक चीज, और सेकंड क्या पता चल जाएगा कि आपको जो है इसका सॉल्वर भी मिल जाएगा। तो दोनों ये सही चीज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। तो उसमें एवं विद्युत की सर्वोत्तम चालक किस में होती है, तो इसमें क्या करना है, सही उत्तर का चयन करना है। सही उत्तर का चयन करना है तो ऊष्मा तथा विद्युत की सर्वोच्च चालकता जो है वह किस में होती है, तो ऊष्मा तथा विद्युत की सर्वोच्च चालकता किस में होती है, चांदी में होती है फ्रेंड्स। उसके बाद सर्वाधिक पाए जाने वाला धातु कौन सा है, तो सर्वाधिक पाए जाने वाला धातु जो है वह है एल्यूमिनियम है, सर्वाधिक पाए जाने वाला धातु। सर्वाधिक आघातवर्धनी धातु कौन सा होता है, तो सर्वाधिक आघातवर्धनी धातु जो होता है सोना होता है। उसके बाद ऊष्मा का दुर्बल चालकता किस में होती है, तो सीसा में ऊष्मा की दुर्बल चालकता होती है। और सबसे हल्का धातु, तो सबसे हल्का धातु क्या है, लिथियम होता है। सबसे हल्का धातु लिथियम होता है। और सर्वाधिक पाए जाने वाला धातु कौन सा है, एल्यूमिनियम है। सर्वाधिक पाए जाने वाला धातु एल्यूमिनियम है। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन में, कौन से लवणों के विलयन का युग्म अम्लीय प्रकृति का है, तो कौन से लवणों के विलयन का युग्म जो अम्लीय प्रकृति का है उसे बताना है। तो यह होता है CuSO4 कोष्टक में NH4 और 2H2O, सॉरी SO4। तो CuSO4 कोष्टक में NH4 फिर कोष्टक बंद करके 2SO4, ये क्या होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। अम्लीय प्रकृति का होता है। तो देखिए अम्लीय प्रकृति और क्षारीय प्रकृति बता देता हूं मैं आपको। जिसका मान जो है वह 7 से कम होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है, और जिसका मान 7 से अधिक होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, तो अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो लीवर जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। कौन सी, लीवर जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। सर्वाधिक हरा शैवाल एल्गी जिसे कहा जाता है वह रहता है, कहाँ रहता है, तो सर्वाधिक हरा शैवाल जिसे एल्गी कहा जाता है वह होता है ताजे जल में। किसमें, ताजे जल में होता है। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, जो सही है उसे बताना है फ्रेंड्स। तो चलिए जो सही है उसे बताते हैं। तो पहला मैं आपको बता दूं, राष्ट्रपति एक निर्वाचन मंडल द्वारा निर्वाचित होता है, ये बिल्कुल सही है। सेकंड क्या है, राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में संसद के निर्वाचित सदस्य होते हैं, तो निर्वाचन मंडल में क्या होता है, संसद के निर्वाचित सदस्य होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। और उसके बाद क्या है, राष्ट्रपति का जो वर्ष कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होता है। तो ये तीनों सही है। ठीक है, ये तीनों क्या है, सही है, बाकी सब गलत है ऑप्शन के हिसाब से। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। तो इसमें देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा क्वेश्चन जो है वह आपको बताना है कि कौन सा क्वेश्चन सही है, इसके बताना है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन अपन। तो पहला है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेकर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, ये भी बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति राज्य के राज्यपालों से भी परामर्श करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। और उसके बाद तो ये तीनों क्या है, ये तीनों सही है। और उसके बाद राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श करते हैं, तो ये क्या है, चारों सही है। तो इसमें सही आंसर कौन सा है, चारों जो है वह सही है। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन में, भारत का एक नागरिक विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता है। भारत का एक नागरिक क्या है, विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता है, किंतु वह विकृत चित्त का है। यह विकृत चित्त क्या है, तो इसकी घोषणा कौन करेगा, तो इसकी घोषणा कौन करेगा फ्रेंड्स, यह सक्षम न्यायालय करेगा। तो सक्षम न्यायालय निर्धारित करेगा कि वह क्या है, विकृत चित्र क्या है करके। ठीक है, अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। एक विधेयक विधानसभा द्वारा पारित कर दिया गया है और विधान परिषद में भेजा गया है, इसी बीच विधानसभा विघटित हो गई, तो क्या होगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जगह पूछा गया है। तो विधेयक जो है व्यवगत यानी लेप्स हो जाएगा। विधेयक क्या होगा, व्यवगत यानी लेप्स हो जाएगा। ठीक है, अब अपन अगला क्वेश्चन में देखते हैं, भारत में किस कैलेंडर को मान्यता दी गई है। तो भारत में बता दूं, ग्रेगोरियन कैलेंडर को मान्यता दी गई है। भारत में किसे, ग्रेगोरियन कैलेंडर को मान्यता दी गई है। अब आते अपन अगले क्वेश्चन में, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण प्रावधान है। तो अनुच्छेद 29। तो अनुच्छेद 29 क्या करता है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण का प्रावधान से उल्लेखित है। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन में, राज्यसभा के उपसभापति को पदच्युत करने के विषय में क्या सही नहीं है। तो सही जो नहीं है उससे पूछा गया है फ्रेंड। तो क्या क्या सही नहीं है, तो मैं इसमें बता दूं कि क्या क्या सही नहीं है। तो पहले आपको बता देता हूं क्या क्या प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। तो संसद क्या है, प्रस्ताव के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। सेकंड है
प्रस्ताव पुनर्स्थापना करने के लिए संसद के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर आवश्यक है। और लास्ट है, प्रस्ताव सदन में उपस्थित मतदान व मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए। तो ये क्या है, राष्ट्रपति के उपसभापति में पदच्युत करने के विषय में ये इसके सही नहीं था फ्रेंड्स। अब मैं जो सही सही है वो बता रहा हूं। अगर राज्यसभा के सभापति को पदच्युत करना है ना, तो उसके क्या है, प्रस्ताव को 14 दिन पूर्व सूचना पर शुरू किया जा सकता है, ये बिल्कुल सही है। और उसके बाद मैं आपको बता देता हूं कि प्रस्ताव सदन के तत्कालिक सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए, ये दोनों सही है, बाकी सब गलत है। ठीक है, अब आते अपन अगले क्वेश्चन पे। ये मैं आपको बता दूं कि ये पटवारी का जो है 2019 का जो पेपर हुआ था, उसका मैं ये सॉल्व पेपर बता रहा हूँ। तो निम्नलिखित में से किस वैदिक ग्रंथ में पुष्वन से लेकर मृतक दाह तक के सामाजिक रीति रिवाज एवं संस्कार वर्णित है? तो यह किसमें वर्णित है? ग्रह सूत्र में। किसमें? ग्रह सूत्र में। यानी ग्रह सूत्र में वैदिक ग्रंथ से पुष्वन से लेकर मृतक दाह तक के सामाजिक एवं रीति रिवाज एवं संस्कार वर्णित है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, गृह सूत्र। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। दक्कन में निम्नलिखित में से किस रियासत का से चांद बीबी संबंधित है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है फ्रेंड्स, तो मैं आपको बता दूं ये अहमदनगर से संबंधित है। किससे? अहमदनगर से। दक्कन के निम्नलिखित में से किस रियासत से चांद बीबी संबंधित है? तो अहमदनगर से। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मुगलों ने भारतीय संस्कृति को सर्वाधिक योगदान दिया है? तो मुगलों ने किसको दिया? स्थापत्य कला के क्षेत्र में जो मुगलों ने सर्वाधिक योगदान दिया है। ठीक है, स्थापत्य कला के क्षेत्र में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो ये किसमें अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो बारदोली सत्याग्रह में। यहीं पर क्या हुआ है, यहीं की महिलाओं के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। ठीक है, अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। दिल्ली स्थानांतरण के अवसर पर, राजधानी स्थानांतरण के अवसर पर दिल्ली में प्रवेश के समय इनमें से किस वायसराय पर बम फेंका गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हार्दिक द्वितीय पर। किस पर? हार्दिक द्वितीय पर 1912 ईस्वी में क्या किया गया था? बम फेंक दिया गया था। अब 1929 ईस्वी में इनमें से किसने खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना की थी? तो खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की थी? खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना की थी। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। तो ये मैं बता दूं, ये पटवारी का था। अब सहायक ग्रेड 3 जो है उसका मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व पेपर बताऊंगा 2018 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, तो चलिए क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में, देखिए ये सेकंड नंबर का पेपर है, मैंने पटवारी का बताया, सहायक ग्रेड 3 का बता रहा हूँ। ठीक है, 2018 का। तो दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में सैन्य विभाग का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो दिल्ली सल्तनत के अध्यक्ष में सैन्य विभाग का अध्यक्ष होता था आरिजे मुमालिक। आरिजे मुमालिक क्या होता है? दीवाने अर्ज भी जिसे कहा जाता था, यह सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। इसकी स्थापना किसने की थी? बलबन ने। इसकी स्थापना किसने की थी? बलबन ने। अब आते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अमिताभ घोष के विषय में क्या सही है? तो जो सही है उसको बताना है। तो इन्हें 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, बिल्कुल सही है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 प्राप्त करने वाले प्रथम अंग्रेजी लेखक थे, ये भी बिल्कुल सही है। और इसका तीसरा आंसर क्या है? इनकी प्रसिद्ध रचना द हंग्री टाइड थी। इसकी प्रसिद्ध रचना कौन थी? द हंग्री टाइड्स थी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से कौन से संत विशिष्ट दैत के क्या बोलते हैं, दर्शन के संस्थापक थे? तो विशिष्ट दैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो ये थे, मैं आपको बता दूं, इसका आंसर है रामानुज। रामानुज जी ने क्या किया था? विशिष्ट दैत दर्शन के संस्थापक थे रामानुजाचार्य। कौन थे? रामानुजाचार्य। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास एवं रख रखाव किन एजेंसियों के माध्यम से होता है? तो राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास एवं रख रखाव जो है वह होता है NHAI से, BRO से और PWD से। तो ये तीनों से क्या है, राष्ट्रीय राजमार्गों का देख रेख होता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा इस राज्य के आदिवासी नहीं है? यानी छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन था, तो मैं आपको बता दूं, हल्बी है। कौन से नहीं है ये बोला गया है? तो हल्बी है, हल्बा है, कमार है। लेकिन संथाल क्या है? ये संथाल जो है झारखंड तथा बिहार के क्षेत्र में पाए जाते हैं, अधिकतर ये झारखंड में पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक के उत्तर भारत में निम्नलिखित में कौन सा महाजनपद सर्वाधिक शक्तिशाली था? तो कौन सा तो ये इसका आंसर है मगध जनपद जो है वह सर्वाधिक शक्तिशाली था। कौन सा? मगध जनपद।
भारत के निम्नलिखित धारिता विकास लक्ष्य के अंतर्गत 2030 तक के मातृत्व से मृत्यु अनुपात में प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो कौन सा लक्ष्य निर्धारित किया गया है? 70। कौन सा? 70। ये करंट अफेयर्स उस समय के क्वेश्चन थे फ्रेंड्स। अब मैं आपको अब अगला क्वेश्चन बताता हूँ। इस राज्य के विषय में क्या सही है? तो छत्तीसगढ़ के विषय में क्या सही है यह बताना है आपको। तो चलिए देखते हैं। तो इस राज्य में देश का 35% टीन एच का पाया जाता है, बिल्कुल सही है। यह राज्य कोयला एवं डोलोमाइट उत्पादन में आगे है, यह भी बिल्कुल सही है। और इसके बाद यह राज्य टसर एवं कोसा सिल्क उत्पादन में आगे है, यह भी बिल्कुल सही है। तो ये तीनों सही है। ठीक है, ये तीनों क्या है? सही है। यह राज्य भारत का 9वां सबसे बड़ा राज्य है। तो ये उस समय के क्वेश्चन के हिसाब से गलत था फ्रेंड्स, 2018 के हिसाब से। लेकिन अब जब जम्मू कश्मीर राज्य बन गया है तो अभी 18 हो गया है ना? 18 हो गया, 9वां हो गया। सबसे बड़ा कौन सा है? 9वां राज्य हो गया। अब आते अपन अगले क्वेश्चन में। दंड कारण योजना कार्यान्वित किया गया है। तो दंड कारण योजना जो कार्यान्वित किया गया है इसे बताना है। तो इसका सही आंसर है पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापियों को बसाने के लिए दंड कारण्य योजना कार्यान्वित किया गया है। तो पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापियों को बसाने के लिए ये व्यापम द्वारा जो आंसर लिया गया है उसी के आंसर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए अब आते हैं, देखते हैं। ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे तो इसको छोड़ देते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सही संबंध बनाइए। तो सही संबंध बनाना है तो चलिए देखते हैं। भावर प्रदेश। भावर प्रदेश किसे कहा जाता है? तो भारी कंकड़ पत्थर बजरी का जमाव। भारी कंकड़ पत्थर जहाँ बजरी का जमाव होता है वह भावर प्रदेश कहा जाता है। देखिए यहाँ से भा से भावर और भा से भारी कंकड़ पत्थर। अब आते हैं अपन सेकंड में। तराई प्रदेश किसे कहा जाता है? तो नवीन जलोढ़ मृदा द्वारा जो बना प्रदेश वो तराइन प्रदेश कहा जाता है। खादर प्रदेश किसे कहा जाता है? बारीक कणों वाली जड़ों से बन खादर प्रदेश किसे कहा जाता है? खादर प्रदेश जो है बारीक कणों वाली जलोढ़ मृदा से बना खादर प्रदेश कहा जाता है। और भांगर जो है पुरानी जलोढ़ मृदा से बना भांगर प्रदेश कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन में। इस राज्य की बोली में निम्नलिखित में से फिल्म पुन्नी के चंदा के संगीत संयोजक निम्न में से कौन थे? तो पुन्नी के चंदा के संगीत संयोजक थे खुमान साव। कौन थे? खुमान साव। इस राज्य में स्त्री पुरुष का अनुपात है। तो स्त्री पुरुष का अनुपात कितना है? तो 991 अनुपात 1000, यानी 1000 में 991 स्त्रियां हैं। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस युग में सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का विकास जो है ताम्र युग में हुआ है, ताम्रपाषाण में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किस में हुआ है? ताम्रपाषाण युगीन में जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे, इसको छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन है। इस राज्य के निम्नलिखित किस प्राचीन वंश के राजा प्रसन्न मात्र संबंधित है? तो प्रसन्न मात्र किससे संबंधित है? तो प्रसन्न मात्र जो थे सरबपुरी वंश से संबंधित थे। किससे? सरबपुरी वंश से संबंधित थे। इस राज्य की बोली में कहावत है करनी दिखे मरनी के बेर का निम्नलिखित में से क्या अर्थ है? तो करनी दिखे मरनी के बेर का अर्थ है मृत्यु के समय बुरे कार्यों का स्मरण किया जाता है। मृत्यु के समय क्या है? बुरे कार्यों का स्मरण किया जाता है। याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका मिताक्षरा के लेखक निम्न में से कौन है? तो मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर जो है वह मिताक्षरा के लेखक हैं, यानी याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका मिताक्षरा के लेखक कौन है? तो विज्ञानेश्वर है। कर्नाटक के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? जो गलत है उसे बताना है। कर्नाटक के संदर्भ में तो जो चीनी का उत्पादन कर्नाटक में भारत दूसरा राज्य है, ये बिल्कुल गलत है। जबकि बाकी सब सही है। तो रेशम वस्त्र उद्योग में कर्नाटक भारत में प्रथम स्थान रखता है, बिल्कुल सही है। यहाँ मैग्नेटाइट प्रकार का लौह इसका पाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। मंगलोर कर्नाटक का प्रमुख बंदरगाह, ये भी बिल्कुल सही है। तो तीनों सही है। फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट वाला विश्व का प्रथम देश है वह है रूस। कौन सा है? विश्व का प्रथम देश रूस है। अब इस राज्य में नियुक्त निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधीक्षक के कार्यकाल में सावंत भारती विद्रोह हुआ था? तो सावंत भारती विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था? मेजर एग्नू के शासनकाल में सावंत भारती विद्रोह हुआ था। सावंत भारती विद्रोह हुआ था। अब आते अपन अगले क्वेश्चन पे। इस राज्य के निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मुख्यतः कृषि पर निर्भर है तथा केन निर्मित वस्तुओं का विक्रय करती है? तो केन निर्मित वस्तुओं का विक्रय कौन सी? धुरवा जनजाति। ये व्यापम द्वारा आयोजित आंसर के हिसाब से ले रहा हूं मैं, धुरवा जनजाति। ठीक है। अब आते अपन अगले क्वेश्चन पे। 1929 ईस्वी में गठित निम्नलिखित में से कौन सा आयोग श्रमिकों के लिए शाही आयोग के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा आयोग जो है? व्हीटली आयोग जो है, व्हीटली आयोग जो है शाही आयोग के नाम से जाना जाता है। इसे इंग्लिश में भी क्या है? रॉयल कमीशन ऑफ लेबर भी कहा जाता है। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे।
तो ये करंट अफेयर्स के थे। करंट अफेयर्स के बाद देखते हैं 1924 ईस्वी में सचिन सन्याल तथा जोगेंद्र चंद्र चटर्जी ने निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी संगठन स्थापित किया था। तो सचिंद्र सन्याल ने 1924 ईस्वी में स्थापित किया था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी 1924 इसमें? सचिन सन्याल ने और जोगेंद्र चंद चटर्जी ने। किसने? जोगेंद्र चंद चटर्जी ने। इसके बाद अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं 27वां नंबर का। निम्न में से किस मुगल बादशाह के समय में चित्रकला यूरोपीय प्रभाव अधिक परिलक्षित दिखा हुआ था? तो यह था जहांगीर के शासनकाल में। किसके? जहांगीर के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है पंजाब में हुए कुका आंदोलन का नेता निम्नलिखित में से कौन था? तो पंजाब में हुआ कुका आंदोलन का नेता राम सिंह थे। कौन थे? राम सिंह थे। अब आते हैं इसमें सही संबंध स्थापित करना है। तो पहले देखते हैं अपन भील। तो भील कहाँ निवास करते हैं? तो भील जो है निवास करते हैं फ्रेंड्स वह अरावली विंध्याचल और सतपुड़ा के क्षेत्र में। अरावली विंध्याचल और सतपुड़ा के क्षेत्र में कौन है? भील निवास करते हैं। उसके बाद खरिया जो है, खरिया वो है मयूरभंज की पहाड़ियों में खरिया निवास करते हैं। मयूरभंज की पहाड़ियों में खरिया निवास करते हैं। डोडा जो है नीलगिरी की पहाड़ियों में निवास करते हैं। और उराव जनजाति रांची की पठारी में निवास करते हैं। रांची के पठार में निवास करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी। इसका सही आंसर होगा सी। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन में। इस राज्य के ऐतिहासिक बस्तर दशहरा के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत विधि विधान नहीं मनाया जाता? तो कौन सा विधि विधान नहीं मनाया जाता उसे बताना है। तो देखिए मड़ई जो है नहीं मनाया जाता, जबकि काछन गादी मनाया जाता है, जोगी बिठाई मनाया जाता है, गुंचा पर्व मनाया जाता है, जबकि क्या है मड़ई नहीं मनाया जाता। अब आते अपन अगले क्वेश्चन पे। ये क्या था कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। इसके बाद देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के दौरान किस संस्कृति का विकास हुआ था? तो दिल्ली संस्कृति के दौरान जो है इंडो पर्शियन संस्कृति का विकास हुआ था। तो दिल्ली सल्तनत के दौरान क्या है? इंडो पर्शियन संस्कृति का विकास हुआ था। किसका? इंडो पर्शियन संस्कृति का विकास हुआ था। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन तो स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन जो है वह किस भारतीय के टीम के खेल शिक्षक थे? तो 2018 में कौन से खेल शिक्षक थे वो बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है? फुटबॉल के। किसके? फुटबॉल के। अब आते हैं, एक चीज़ याद रखिएगा, सुनील छेत्री का नाम बहुत सामने आता है। ये भारत के फुटबॉल से संबंधित है, याद रखिएगा। अभी भी हाल ही में वो ये कैप्टन है। ठीक है। इस राज्य में सविनय आंदोलन के दौरान शंकर राव गनौद वाले के नेतृत्व में निम्न में कौन सा जंगल सत्याग्रह हुआ था? तो शंकर राव गनौद वाले के नेतृत्व में तमोरा जंगल सत्याग्रह हुआ था। कौन सा? तमोरा जंगल सत्याग्रह हुआ था। काल बैसाखी नार्वेस्टर क्या है? तो काल बैसाखी नार्वेस्टर जो है वह क्या है? ग्रीष्म ऋतु के तूफान को काल बैसाखी या नार्वेस्टर कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु के तूफान को क्या कहा जाता है? तो काल बैसाखी व नार्वेस्टर कहा जाता है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है। इस राज्य की कोरवा जनजाति में उस विवाह को निम्नलिखित में से किस नाम से संबोधित किया जाता है जिसमें ये महिला किसी पुरुष के घर में जबरदस्ती घुस जाती है? तो उसे कहा जाता है डुकू विवाह। किसे कहा जाता है? डुकू विवाह। अब सीताराम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के बारे में क्या सत्य है? तो ये क्या है? तो ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या है। इसका है ये तेलंगाना में है और इसका सेकंड आंसर क्या है? या तीनों जिलों में सिंचाई करेगा। या क्या है? तीनों जिलों में सिंचाई करेगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस राज्य की बोली निम्नलिखित में से लिखा गया उपन्यास चंदामृत बरसाइत। चंदामृत बरसाइत के लेखक कौन है? तो चंदामृत बरसाइत के लेखक लखनलाल गुप्त जो है वो चंदामृत बरसाइत के लेखक हैं। अब इसमें क्या सही है यह बताना है। भाषाओं को भारतीय संविधान की 9वीं सूची में रखा गया है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि भाषाओं को क्या है भारतीय के 8वीं अनुसूची में रखा गया है। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के जजों के वेतन भत्ते तथा रियासतों पर भारतीय संविधान की 2री अनुसूची में लिखा गया है, ये भी बिल्कुल सही है, गलत है, क्योंकि वह क्या है वो 3री अनुसूची में लिखा गया है, 2री में नहीं है। चौथा, मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान के भाग 4 में रखा गया है। तो देखिए ये तो मौलिक अधिकारों को संविधान के भाग 4 में नहीं भाग 3 में रखा गया है। तो ये तीनों सब गलत है। ठीक है। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। भारत के पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है? तो भारत में पेट्रोल और डीजल की वृद्धि का प्रमुख कारण 2018 में बता रहा हूँ। ये 2000 अभी आ गया तो क्वेश्चन उसको मत मार देना। ठीक है। तो ये 2018 का क्या है? वैश्विक बाजार में क्रूड तेल की ऊंची कीमत। तो वैश्विक बाजार में क्रूड तेल की ऊंची कीमत के कारण 2018 में बढ़ा था, लेकिन अभी क्या है क्रूड तेल की कीमत अभी कम हुई है, बल्कि तब भी यहाँ पर भारत में क्या हो गया है? रेट बढ़ गया है। अगर अपन क्या हो गया है? रेट बढ़ गया है। पेट्रोल डीजल का रेट लगातार बढ़ते ही जा रहा है। अब आते अपन अगले पेपर में। अब ये जो तीसरा पेपर का सॉल्वर बता रहा हूँ, ये खादी ग्राम जो उद्योग था उसका पेपर जो हुआ था उसका सॉल्वर पेपर है।
तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से मिलाइए, जो सही मिलान है उसको करना है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप जो है एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। द्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो द्वीपीय महाद्वीप जो है ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। और तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप जो है उत्तरी अमेरिका तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अब आते अपन अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसमें बोमन कैप्सूल होता है? तो बोमन कैप्सूल किसमें होता है फ्रेंड्स? तो बोमन कैप्सूल जो है किसमें बोमन कैप्सूल होता है? तो बोमन कैप्सूल जो है वह उत्सर्जन तंत्र में होता है। बोमन कैप्सूल किसमें होता है? तो बोमन कैप्सूल उत्सर्जन तंत्र में होता है। महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वायसराय है। समझो, वायसराय से रिलेटेड अभी आप देखिएगा एग्जाम्पल में कितना सारा वायसराय के क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो ये होता है लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन क्या थे? महात्मा गांधी के इनका कार्यकाल 26 से लेकर 31 तक के था। लॉर्ड इरविन का कार्यकाल जो 26 से लेकर 31 था, और ये दांडी नमक मार्च के समय में भारत के वायसराय थे। भारत का राष्ट्रगान मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? तो भारत का राष्ट्रगान जो है मूल रूप से वह बंगाली भाषा में लिखा गया है। मूल रूप से किसमें? बंगाली भाषा में लिखा गया है। विश्व का सबसे बड़ा आवासित नदी द्वीप किस नदी पे स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा आवासित नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र में असम में स्थित है। कहाँ है? ब्रह्मपुत्र में असम में स्थित है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? जो सही नहीं है उसे बताना है फ्रेंड्स। तो देखिए, गैल्वेनोमीटर किसी सर्किट के करंट की उपस्थिति का पता सही है उसे बताना है। तो गैल्वेनोमीटर किसी सर्किट में करंट की उपस्थिति का पता लगाया जा सकता है। तो गैल्वेनोमीटर से क्या होता है? किसी सर्किट के करंट की उपस्थिति का पता लगाया जा सकता है। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। भारत की राष्ट्रीय ध्वज के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है बताना है। तो इसका सही कथन क्या है? राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है? 2:3 है। तो चौड़ाई और लंबाई का 2:3 पूछा है। आप बोलोगे सर इसमें तो 3:2 पढ़े थे अपन, तो वो लंबाई और चौड़ाई का पढ़े थे, ये क्या उल्टा पूछ दिया है। ठीक है, तो अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन में। तो इसका आंसर होगा सी, बाकी सब गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तृतीय क्षेत्र के आर्थिक गतिविधियों के संबंध में सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है? देखिए, पहला पेपर में बोला था ना, पटवारी में आर्थिक क्षेत्र के बारे में पूछता है। देखिए यहाँ पूछा है, फिर आओ आगे भी देखिएगा और पूछता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा परिवहन और संचार। परिवहन और संचार क्या है? तो तृतीय क्षेत्र के आर्थिक गतिविधियों का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है परिवहन और संचार। कृषि, वानिकी, डेयरी, मत्स्य प्रथम क्षेत्र है। औद्योगिक विनिर्माण द्वितीय क्षेत्र है। और परिवहन, संचार और सेवा क्षेत्र तृतीय है। ठीक है, किस गवर्नर जनरल ने व्यवगत सिद्धांत के नाम से नीति अपनाई थी? मैं बीच बोला था ना आपको, गवर्नर जनरल इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन और आ गया। तो जो ये अपनाई थी लॉर्ड डलहौजी ने। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। 1889 ईस्वी के 61वें संविधान संशोधन यानी 61 संविधान संशोधन 1889 ईस्वी के संविधान के किस अधिनियम में कौन सा संशोधन किया गया है? तो यह संशोधन किया गया था चुनाव में मतदाताओं के अधिकारों की आयु 21 वर्ष के जगह में क्या कर दिया गया था? चुनाव में मतदाताओं के अधिकारी 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। 18 वर्ष कर दिया गया था। मैं बता देता हूं आपको जो व्यापम में एग्जाम आता है ना, व्यापम में, उससे बता रहा हूं 20 से 30% क्वेश्चन देखना, इसी में से फंसेगा यही वीडियो से। अब मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप पेपर आके देखने के बाद देख लेना। आप आके आओ, बोलोगे सर आप सही बोले थे करके। तो अटाकामा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? तो अटाकामी रेगिस्तान जो है वह है क्या? दक्षिण अमेरिका के चिली में स्थित है। चिली देश में। कहाँ है? दक्षिण अमेरिका के चिली में। निम्नलिखित में किस नदी में अफ्रीकी नदी को पिता कहा जाता है? तो अफ्रीकी नदी का पिता किसे कहा जाता है? तो नील नदी को द फादर ऑफ अफ्रीकन रिवर कहा जाता है। ठीक है, द फादर ऑफ अफ्रीकन रिवर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही जो कथन है उसको बताना है। तो इसमें देखिए, जो लिटमस सॉल्यूशन एक बैगनी डाई है जिसे शैवाल से निकाला जाता है। तो लिटमस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। लिटमस सॉल्यूशन जो एक बैगनी डाई है जिसे शैवाल से निकाला जाता है, यानी लाइकेन से निकाला जाता है। शैवाल को ही लाइकेन कहते हैं। जब लिटमस सॉल्यूशन ना तो अम्लीय है और ना ही क्षारीय हो तो इसका रंग बैगनी होता है। ये भी बिल्कुल सही है। जब लिटमस सॉल्यूशन ना तो अम्लीय हो और ना ही क्षारीय हो तो इसका रंग क्या होता है? बैगनी होता है। ये बिल्कुल सही है। और इसका लास्ट है, हल्दी और लाल गोभी के पत्ते की विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति का संकेत होता है। तो हल्दी और लाल गोभी के पत्ते भी विलयन में अम्ल और क्षार के विलयन की उपस्थिति का पता होता है। ये भी बिल्कुल सही है। तो तीनों इसका आंसर सही है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है ये बताना है आपको। तो इसमें जिस दर पर बैंक रिजर्व
रिजर्व बैंक से पैसा उधार लेता है उसे रेपो रेट कहते हैं। तो रेपो रेट किसे कहते हैं? जिस दर पर बैंक जो है रिजर्व बैंक से पैसा लेता है उसे रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट पुनः खरीदी दर का संक्षिप्त रूप है। तो रेपो रेट क्या है? पुनः खरीदी दर का संक्षिप्त रूप है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्न घटनाओं में से कौन सा कालक्रम है? तो कालक्रम कौन सा है? व्यवस्थित कालक्रम बताना है आपको कि कौन सा पहले हुआ है फिर उसके बाद। तो मैं आपको बता दूं, इसमें सबसे पहले क्या होता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद क्या हो गया था? चौरी चौरा कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर में हुआ था, है ठीक है। उसके बाद नहीं, उसके बाद खिलाफत आंदोलन हुआ था। सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया मेरे से। तो इसमें पहले क्या हो गया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड ये हुआ था, है ना, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था। उसके बाद खिलाफत आंदोलन जो है 1919 ईस्वी को खिलाफत आंदोलन हुआ था, मोहम्मद अली शौकत अली के द्वारा प्रारंभ किया गया था। उसके बाद चौरी चौरा कांड हुआ था। उसके बाद क्या हुआ था? चौरी चौरा कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 ईस्वी के। उसके बाद महात्मा गांधी का दांडी यात्रा जो हुआ था 1930 ईस्वी के। तो ये पूरा, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा। अब आते हैं लाल बहादुर शास्त्री की मौत के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो लाल बहादुर शास्त्री की मौत के बाद भारत के जो गुलजारी लाल नंदा जी है जो है भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। कौन? गुलजारी लाल नंदा जी। अब एक निर्दिष्ट काल अवधि जो साधारणतः 1 वर्ष की होती है, उस समय में किसी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं के अंतिम मूल्य को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन तो इतना इंपॉर्टेंट है, मैं क्या बताऊं, बहुत ज्यादा बार पूछता है ये, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद का अर्थ होता है कि एक निर्दिष्ट काल अवधि जो साधारणतः 1 वर्ष में हो, यानी 1 वर्ष की सीमा के भीतर, उस समय में किसी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं के अंतिम मूल्य को क्या कहा जाता है? सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, इसे बताना है। तो चलिए देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो 2 प्रमुख शहर थे, ये भी बिल्कुल सही है। इस सभ्यता के लोग टाउन प्लानिंग तथा मकानों के निर्माण के कार्य को जानते थे, ये भी बिल्कुल सही है। तो तीनों सही है। भारत की जनगणना भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जनगणना भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो आप जनगणना पढ़ लीजिएगा। भारत और छत्तीसगढ़ दोनों की जनगणना पढ़ लीजिएगा। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है उसे बताना है। तो सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश सबसे अधिक आबादी वाला है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जो कथन सही है उसे बताना है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं। क्षारीय धातु इतनी नरम होती है कि इसे चाकू से काटा जा सकता है, बिल्कुल सही है कि क्षारीय धातु क्या होती है? बहुत नरम होती है, इसे चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम और पोटेशियम क्षारीय धातु के उदाहरण है। तो सोडियम और पोटेशियम क्या है? क्षारीय धातु के उदाहरण है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर आ जाएगा ए। इसका आंसर क्या आएगा? ए आएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन सी झील जम्मू कश्मीर में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित कौन से वुलर झील जो है वह जम्मू कश्मीर में स्थित है। वुलर झील क्या है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। किस पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस योजना के नाम से जाना जाता है? तो पीसी महालनोबिस योजना जो है वह कौन से है? तो 1956 से लेकर 1961 तक के, 1956 से लेकर 1961 तक के, यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना को क्या है? महालोबिस के नाम से जाना जाता है। और प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड रोबान मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालोबिस योजना के नाम से जाना जाता है। अब देखिए एक जनगणना और आ गया, जनगणना के 2 क्वेश्चन आ गए, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो जनगणना में कौन से कथन सही है बताना है आपको कि भारत की जनगणना जो सही है उसे बताना है। तो भारत की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर इतना इतना ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। भारत में उच्चतम साक्षरता दर महाराष्ट्र की, ये भी बिल्कुल गलत है क्योंकि इसमें केरल की है, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो सही कथन को बताना है आपको कि कौन सा कथन सही जो है वह। तो धमनिया में रक्त का दबाव नसों की तुलना में अधिक होता है। तो धमनिया में क्या होता है? रक्त का दबाव नसों की तुलना में अधिक होता है, ये इसका सही आंसर है। धमनिया में क्या है? रक्त का दबाव नसों की तुलना में अधिक होता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था फ्रेंड्स, इसको बताने से कोई मतलब नहीं है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ अपनी भूमि सीमा को साझा नहीं करता? तो कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ अपनी भूमि सीमा को साझा नहीं करता? तो देखिए गुजरात करता है, पंजाब करता है, राजस्थान करता है, जम्मू कश्मीर करता है, हरियाणा नहीं करता, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। लोकसभा के बारे में निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र कथन जो सत्य है, जो कौन सा कथन सत्य है उसे बताना है। लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष। लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु क्या है? 21 वर्ष होना चाहिए, बिल्कुल गलत है क्योंकि उनकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। और भारत के राष्ट्रपति लोकसभा के
12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, लोकसभा नहीं, वो राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। इसलिए क्या गलत है, देखिए आप हड़बड़ी में ऐसे क्वेश्चन को क्या कर देते कि सही मार देते दोनों को और एक दो करते, जो कि बिल्कुल गलत होता है। इसका आंसर ना तो एक सही है और ना तो दो, क्योंकि ये लोकसभा नहीं राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त करता है, तो भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है वह कौन करता है, तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति करता है। निम्नलिखित में से एक अधातु द्रव्य का उदाहरण है, तो अधातु द्रव्य का उदाहरण है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है। ब्रोमीन, ब्रोमीन क्या है, एक अधातु द्रव्य का उदाहरण कौन सा है, ब्रोमीन है। 1961 ईस्वी में भारतीय सेना द्वारा निम्नलिखित में से किस राज्य को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराया गया था, तो ये किसे गया था, गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त करवाया गया था। किसे, तो गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त करवाया गया था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, तो देखिए ये तो मैंने चार्ट हो गया। अब ये खादी जो है, खादी का दूसरा पेपर, ये पहला पेपर था वो, मतलब 2 एग्जाम हुए थे, तो ये दूसरा पेपर का मैं बता रहा हूँ 19 का, ये 19 का, वो समय 18 का था, मैं 19 का बता रहा हूँ। ठीक है, अब तो चलिए देखते हैं अपन। संविधान दिवस किस दिन मनाने के लिए आयोजित किया जाता है, तो संविधान दिवस जो है, तो संविधान दिवस किस दिन मनाने के लिए आयोजित किया जाता है, तो संविधान दिवस जो है फ्रेंड्स, वह संविधान को अपनाने के दिन में, संविधान को क्या है, अपनाने के दिन में उसे क्या किया जाता है, संविधान दिवस मनाया जाता है, यानी 26 नवंबर को। ठीक है, 26 नवंबर को। तो इसका सही आंसर क्या है, संविधान को अपनाने के दिन। आप बोल रहे हो कि सर आप गलत बता रहे, तो मैं इसका पूरा बता देता हूँ। देखिए संविधान समिति के गठन के दिन बिल्कुल नहीं अपनाया था ये। ठीक है, संविधान को लागू कब किया गया था, तो 26 जनवरी 1985 ईस्वी को लागू किया था, ये भी गलत है। संविधान में संशोधन का दिन, तो पहला संशोधन 1985 शायद 52 में हुआ था, 85 बोलता हूँ मैं भी, 52 में हुआ था। तो ये सब गलत है। ठीक है, अब आते अपन अगले क्वेश्चन में। संविधान अधिनियम 2003 यानी 92 संविधान संशोधन द्वारा 2003 में 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा है कि टोटल भाषाओं की पहचान कितनी की गई थी, तो ये 22 भाषाओं की पहचान की गई थी। कितनी, 22 भाषाओं की पहचान की गई थी, लेकिन हाँ 22 भाषाओं की पहचान की गई थी। अब आते हैं लोकसभा में कितने सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उस समय के हिसाब से बता रहा हूँ फ्रेंड्स, में 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अभी ज़्यादा हो गए क्योंकि जम्मू कश्मीर भी हो गया ना, तो अभी ज़्यादा हो गए। ठीक है, उस समय 13 है। किस वर्ष भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया था, तो 2005 ईस्वी में क्या है, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया था। किसके द्वारा, अन्ना हजारे जी के द्वारा। लेकिन आजकल तो अन्ना हजारे जी दिखते ही नहीं है, कहीं गायब हो गए। पहले बहुत अन्ना हजारे जी का आंदोलन चलता था, मैं भी अन्ना, तू भी अन्ना, सब अन्ना। ठीक है, अन्ना। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में किस वर्ष में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है, तो भारतीय संविधान में क्या है, 1976 ईस्वी में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। 1976 ईस्वी में क्या है, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। भारतीय संविधान में क्या 1976 ईस्वी में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। ठीक है, यानी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। भारतीय संविधान के द्वारा 1950 ईस्वी में निम्नलिखित में से किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया गया था, तो भारतीय शासन अधिनियम, ये भारत सरकार, ये वही भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी को। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी को। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत में सहयोग पाने के लिए क्रिप्स मिशन कब आया था, तो क्रिप्स मिशन कब आया था ये बताना है, तो क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी के आया था। ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी 1946 में हुई थी। आगा खां और सलीमुल्लाह खान ने किया था। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के निधन कब हुआ था, तो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर का निधन जो 1862 ईस्वी में हुआ था। कब, 1862 ईस्वी में हुआ था। अब आते हैं पर अगले क्वेश्चन पे। संगम साहित्य को किस भाषा से लिखा जाता है, तो संगम साहित्य को जो है वह लिखा जाता है तमिल भाषा से। याद रखिएगा, संगम साहित्य, गम यानी मिल, संगम टू मिल बोल दीजिए, तो संगम का क्या हो गया, तमिल। संगम का तमिल हो गया। तेलुगु और तमिल में बहुत कंफ्यूज होगा, लेकिन याद रखिएगा तमिल है। संगम मिलेगा, संगम का मतलब ही मिलना होता है, इसलिए तमिल। ठीक है, भारत के किस राज्य में आज सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल शहर है, तो लोथल कहाँ है, गुजरात में है। लोथल कहाँ है, गुजरात में है। अब अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था, तो पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 ईस्वी में आयोजित किया गया था। भारत में प्रथम प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था, तो भारत में प्रथम प्रोजेक्ट टाइगर जो है वह 1973 ईस्वी में स्वीकृत किया गया था। कब है, 1973 ईस्वी में भारत में प्रथम प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था। रबी और खरीफ फसल के बीच के अल्प मौसम का नाम है, तो रबी और खरीफ फसल के बीच में जो अल्प फसल का नाम क्या है, जायद है। जायद है, कौन सा है, जायद है। कौन सा, जायद है। तो रबी और खरीफ फसल के बीच में जो अल्प मौसम होता है वो जायद कहलाता है। भारत में
क्रांति को रक्तहीन क्रांति के रूप में जाना जाता है, तो भारत में जो है भूदान ग्राम आंदोलन को रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है। भारत में भूदान ग्राम दान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब आता है रेड होल खनन। रेड होल खनन का अभ्यास किस राज्य में किया जाता है? तो रेड होल खनन का अभ्यास जो है मेघालय में किया जाता है। किसमें? मेघा में किया जाता है। रेड होल खनन का मेघा में किया जाता है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो NH 44 है। कौन सा है? NH 44 है। भारत की पहली समकालिक जनगणना कब आयोजित की गई थी? तो भारत की पहली समकालिक जनगणना जो है 1881 में आयोजित की गई थी। कब? 1881 में आयोजित की गई थी। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। आर्थिक विकास के संदर्भ में रुग्णता शब्द से आपका तात्पर्य है? तो आर्थिक क्रांति के संबंध में रुग्णता शब्द से तात्पर्य है बीमार पड़ने की प्रवृत्ति। आर्थिक विकास के संदर्भ से रुग्णता तात्पर्य क्या है? यानी मॉर्बिलिटी शब्द से आपका तात्पर्य क्या है? बीमार पड़ने की प्रवृत्ति से। किसके? बीमार पड़े। संविधान के किस भाग में मूल अधिकार दिए गए हैं? तो भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार दिए गए। किसमें? भाग 3 में मूल अधिकार दिए गए हैं। कृषि की उन्नति के लिए किस पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति शुरू हुई थी? तो हरित क्रांति जो है वह हुई थी चौथी पंचवर्षीय योजना में। हरित क्रांति किसमें शुरू हुई थी? चौथी पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी। कृषि मूल्य नीति के लिए एक उपकरण के रूप में न्यूनतम समर्थक कीमत यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को किस वर्ष में घोषित किया गया था? तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस को जो है 1965 ईस्वी में घोषित किया गया था। किसमें? 1965 ईस्वी में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, 1965 ईस्वी में घोषित किया गया था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2015 के अनुसार कितने दिनों का गारंटी शुदा मजदूर रोजगार प्रदान करना है? तो कितने दिनों का है? तो ये 100 दिनों का। कितने दिनों का? 100 दिनों का। देखिए अभी इसका मैं बता देता हूँ आपको, ये 2018 के हिसाब से है आंसर। हो सकता है अभी बढ़ा दिया होगा, आप कमेंट करके बताइए जाए अभी भी कितना है। ठीक है, तो श्वेत प्रकाश को कई रंगों में विभाजित करने की प्रक्रिया का नाम क्या है? तो श्वेत प्रकाशों को प्रकाश का प्रकीर्णन जो है वह क्या होता है? श्वेत प्रकाशों को कई रंगों में विभाजित करता है। सौर मंडल जिसे ग्रेट बिलियर कहा जाता है, सौर मंडल जिसे ग्रेट बिलियर कहा जाता है में कितने तारे होते हैं? तो सौर मंडल जिसे ग्रेट बिलियर कहा जाता है इसमें कितने तारे होते हैं? तो 7 तारे होते हैं। किसमें तारे होते हैं? तो 7 तारे होते हैं। तो तारामंडल को एक चीज याद रख लीजिएगा, कभी एग्जाम में क्या बोल देगा? कॉन्स्टेलेशन बोल देगा, और आपको बोल देगा कि जिसे ग्रेट बियर कहा जाता है, यानी कॉन्स्टेलेशन को। ठीक है, तारामंडल को ही कॉन्स्टेलेशन कहा जाता है, जिसकी संख्या कितनी होती है? 7 होते हैं, 7 तारे होते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि में इंसुलिन का स्राव होता है? तो इंसुलिन का स्राव जो होता है पैनक्रियास ग्रंथि में होता है। किसमें? पैनक्रियास में होता है। चींटी के काटने से कौन सा अम्ल उत्पादित होता है? तो चींटी के काटने से बता रहा हूँ आपको, फार्मिक अम्ल उत्पादित होता है। फार्मिक से फार्म याद रखिएगा और चींटी याद रखिएगा। चींटी क्या होता है? फार्म में रहती है ना, तो इसलिए चींटी। 1793 में बंगाल और बिहार के राज्यों में स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट किसके द्वारा लागू किया गया था? मैं आपको और बोला था ना, देखो फ्रेंड्स, कि जो गवर्नर जनरल से रिलेटेड क्वेश्चन भी आएंगे। देखिए एक और आ गया। ठीक है, तो ये होगा एक, इसका आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो 1793 में कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल तथा बिहार के राज्यों में अस्थायी बंदोबस्त कौन लागू किया? स्थायी बंदोबस्त कौन, या परमानेंट सेटलमेंट किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। भारत के योजना आयोग किस वर्ष स्थापित किया था? तो भारत के योजना आयोग की स्थापना जो है 1950 ईस्वी में की गई थी। कब है? 1950 ईस्वी में की गई थी। जो अब इसका नाम बदलकर क्या हो गया है, मेरे को पता है, आप बता दीजिएगा कॉमेंट में क्या हो गया है। निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग हवा की शक्ति को मापने के लिए किया जाता है? तो हवा की शक्ति को मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ये पार्ट फर्स्ट है फ्रेंड्स, जिसमें मैं 2019 और 2020 ये दोनों का बता रहा हूँ, और 2018 का आप बताइएगा कमेंट करके, फिर मैं उसके हिसाब से बताऊंगा। अब आते हैं अपन उप प्रबंधक वानिकी। देखिए 2019 का है ये उप प्रबंधक वानिकी कनिष्ठ जो पेपर हुआ था 2019 में, वाईपम द्वारा आयोजित किया गया था, उसका मैं आपको सॉल्व बताता हूँ। तो चलिए देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, ये थोड़ा हार्ड आया था फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं। हृदय की स्पंदन बनाने वाली प्रेरणा यानी पल्स मेकिंग इम्पल्स के जानने का सही रास्ता क्या है? तो पल्स जो हृदय के स्पंदन को बनाने वाली प्रेरणा यानी पल्स मेकिंग इम्पल्सर को जानने का सही तरीका क्या है? तो इसका सही तरीका है SA नोड, SV नोड, हिंस का बंडल, फिर परकिंजे तंतु और हृदय पेशी। कौन सा है? SA नोड, SV नोड, हिंस का बंडल, परकिंजे तंतु और हृदय पेशी। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। खालिस्तान के लिए श्वसन गुणांक का मूल्य 1 होता है। तो खालिस्तान के लिए श्वसन गुणांक का मूल्य 1 क्या होता है? ग्लूकोज के लिए जो है श्वसन गुणांक का मूल्य 1 होता है। ग्लूकोज के लिए क्या है? श्वसन गुणांक का मूल्य 1 होता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अमाशय का पीएच होता है, यानी आमाशय का पीएच होता है यानी शक्तिशाली अम्लीय होता है। आमाशय का पीएच क्या होता है? शक्तिशाली अम्लीय होता है। अब इसमें देखते हैं अगला क्वेश्चन पे, जो सूची 1 में मिलान करना है, तो मिलान करते हैं। चलिए,
तो ये क्या अपोहक, तो अपोहक यानी डाइलाइजर, अपोहक यानी क्या है, डाइलाइजर किससे संबंधित है, विक्र से संबंधित है। सर्टोली सेल्स से किससे संबंधित है, तो सर्टोली सेल्स विषण से संबंधित है। हेसल कार्पे हेसल जो है कॉर्पेस्कल्स, हेसल कॉर्पेस्कल्स, तो ये किससे संबंधित है, तो ये है थाइमस से संबंधित है। और ताप नियंत्रण केंद्र जो है हाइपोथैलेमस से संबंधित है, ताप नियंत्रण केंद्र हाइपोथैलेमस से संबंधित है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसमें भी क्या है, सूची मिलान करना है। तो चलिए इसका सूची मिलान करते हैं। तो पहला पृथ्वी का प्रथम जीवन जो है कीमोट्रॉफ, पृथ्वी का प्रथम जीवन क्या है, क्रीमोट्रॉप से संबंधित है। ईस्वर्ट प्रोवर कारक क्या है, तो ईस्वर्ट प्रोवरक कारक जो है वह है कारक एक्स है। और सेल ड्रिंकिंग किससे संबंधित है, तो सेल ड्रिंकिंग जो है वह पिनोसाइटोसिस से संबंधित है। किससे, पिनोसाइटोसिस से। और एपिनेफ्रिन क्या है, एड्रिनजिक से संबंधित है, एड्रिजिन से संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, इसका सही आंसर ए होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। केल्विन चक्र के ग्लूकोज के अणु में निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है, तो केल्विन चक्र के ग्लूकोज के अणु में वह होती है 18 एटीपी अणु और 12 अणु NADPH2 की, NADPH2 की, यानी 18 एटीपी अणु की और 12 अणु क्या है, NADPH2 की आवश्यकता होती है। चक्रीय प्रकाशी फास्फेरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो चक्रीय प्रकाशी फास्फेरीकरण के संबंध में सही कथन मैं आपको बताता हूँ। केवल क्या है, केवल PSI यानी PS1 क्रियाशील होता है। क्या होता है, केवल PS1 क्रियाशील होता है। पादपों के जल परिवहन को समझाने वाले सर्वाधिक मान्य सिद्धांत निम्न में से कौन सा है, तो पादपों के जल परिवहन को समझाने वाले सर्वाधिक मान्य है ये भौतिकवाद है। कौन सा भौतिकवाद है। जरा में विलंब निम्नलिखित में से किस हार्मोन के कारण होता है, तो जरा में जो विलंब है वह होता है साइटोकाइनिन के कारण होता है। जरा में विलंब जो साइटोकाइनिन के कारण होता है। कीगेला अफ्रीकाना के पुष्पों में निम्न कौन सा परागकण पाया जाता है, तो कीगेला अफ्रीकाना के चमगादड़ से होने वाला परागकण। कौन सा, चमगादड़ से होने वाला परागकण। त्रिसंलयन के से निम्नलिखित में से किसका विकास होता है, तो त्रिसंलयन से जो है वह होता है भ्रूणपोष का विकास होता है। त्रिसंलयन से क्या होता है, भ्रूणपोष का विकास होता है। जैव विविधता के भविष्य के उपयोग की संभावना को खुला रखना कहलाता है, तो जैव विविधता के भविष्य के उपयोग के संभावना को खुला रखना वैकल्पिक मूल्य कहलाता है। वैश्विक या प्रजाति स्तर पर निम्नलिखित में से किसकी विविधता सबसे अधिक है, तो वैश्विक एवं प्रजाति स्तर पर जो है कवक की विविधता सबसे अधिक है। किसकी, कवक की विविधता। निम्न में से कौन इनटू संरक्षण का उदाहरण है, तो कौन सा इनटू संरक्षण का उदाहरण इसे बताना है, तो जो ऑप्शन बी नंबर यानी राष्ट्रीय जो है इनटू संरक्षण का उदाहरण है। कौन सा, राष्ट्रीय जो है इनटू संरक्षण का उदाहरण है। जैव विविधता के विनाश का कारण निम्न में कौन सा है, तो जैव विविधता के विनाश का कारण है जो अत्यधिक शोषण हो गया, विजाति प्रजातियों का प्रवेश हो गया, और वह संस्थानों का विनाश हो गया, यह प्रयुक्त सभी है। और इसके बाद अपन देखते हैं कि तंबाकू के धुएं में पाए जाने वाला हानिकारक गैस कौन सा होता है, तो तंबाकू के धुएं में पाए जाने वाला हानिकारक गैस होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड और अमोनिया। कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड और क्या होता है, अमोनिया जो होता है वह। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सुपोषण का कारण निम्नलिखित में कौन सा है, तो सुपोषण का कारण जो है वह है उर्वरक जो है सुपोषण का कारण है। किसका, सुपोषण का कारण उर्वरक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में फ्लूओराइड प्रदूषण निम्नलिखित किस कारण से होता है, तो भारत में फ्लूओराइड प्रदूषण जो भूजल प्रदूषण के कारण होता है। भूजल प्रदूषण के कारण क्या होता है, फ्लूओराइड प्रदूषण होता है। मिनी माता रोग निम्न में किसकी विषाक्तता के कारण होता है, तो मिनी माता रोग जो है वह मरकरी की विषाक्तता के कारण होता है। किसकी, मरकरी की विषाक्तता के कारण होता है। मरकरी को क्या है, हिंदी में पारा भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो मिनी माता रोग किसे, पारा या मरकरी, याद रखिएगा, पारा या मरकरी। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना किस वर्ष हुई है, तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना जो है वह 1976 ईस्वी में हुई है। तो किसमें, 1976 उसमें। विश्व का द्वितीय तथा भारत के प्रथम टेस्टी ट्यूब बेबी का निर्माता है, तो विश्व का द्वितीय तथा भारत का प्रथम टेस्टी ट्यूब बेबी का सुभाष मुखोपाध्याय है। कौन है, सुभाष मुखोपाध्याय है। अब रेल यातायात के दोषों को जांच के लिए भारतीय रेल द्वारा विकसित रोबोट का नाम क्या है, तो ये उस समय का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फिर भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो ये होता है उस्ताद। कौन सा है, उस्ताद। भारत के प्रथम जैव ईंधन
संचालित उड़ान निम्न में से मध्य हुई है, तो किसके मध्य हुई है? तो यह हुई है देहरादून तथा दिल्ली के मध्य। भारत का प्रथम जैव ईंधन संचालित उड़ान क्या होता है? देहरादून तथा दिल्ली के मध्य हुई है। भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है, तो भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र जो है अप्सरा है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अप्सरा क्या है? भारत की प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र था, कौन था? अप्सरा। और 10⁻³ m और उसका NaOH विलयन का pH मान होगा, तो इसका pH मान कितना होगा? 11 होगा। कितना? pH मान 11 होगा। अयस्क की वायु की अनुपस्थिति या अल्प मात्रा के साथ गर्म कराना क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है निस्तापन। क्या कहलाता है? निस्तापन। अब आते हैं निम्नलिखित में कौन सा अम्लीय गालक है? तो अम्लीय गालक के बारे में बताना है, तो SiO2 जो है अम्लीय गालक है। SiO2 क्या है? अम्लीय गालक है, अम्लीय गालक है। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। बाकी सब क्या हो गए? क्षारीय गालक होंगे। यानी क्या होगा? CaO, MgO और FeO क्या होंगे? क्षारीय गालक होंगे। तांबे की गर्म तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया से उत्पन्न होने वाली गैस कौन सी है? तो तांबे की गर्म तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल से उत्पन्न होने वाली गैस का नाम क्या है? तो उत्पन्न होने वाली गैस का नाम NO2 है। क्या है? NO2 है। क्या है? NO2 है। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का फ्रेंड्स। इसका दूसरा भाग भी मैं बनाऊंगा, ठीक है। तो F2S F2C बराबर CF2 निम्नलिखित में से किसका एकलक है? तो F2C और CF2 जो है वह किसका एकलक है? तो वह है टेफ्लॉन का एकलक है। टेफ्लॉन का एकलक कौन है? F2C या CF2 टेफ्लॉन का एकलक है। दी गई अभिक्रिया, तो दी गई अभिक्रिया में बताना है आपको CH3CH2OH फिर PbR3 अभिक्रिया करके अल्कोहल के OH और इसके बाद में क्या होता है? H2SO4 और H2O2 का निर्माण में जेट का उत्पादक क्या है? तो जेट का उत्पादक बताना है, तो इसका उत्पादक है CH3C2OH। ठीक है। अब आते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्लास्टर ऑफ पेरिस, बहुत बार एग्जाम में पूछता है। तो 2 है ऐसे, ये वाला है 2CaSO4H2O। 2CaSO4H2O जो है वह क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है 2CaSO4H2O। किसकी प्रयोगशाला विधि में MnO2 का प्रयोग उत्प्रेरक के भांति किया जाता है? तो किसकी प्रयोगशाला विधि में MnO2 का प्रयोग उत्प्रेरक के भांति में किया जाता है? तो MnO2 का प्रयोग O2 की उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। यानी क्या ऑक्सीजन विधि में क्या किया जाता है? O2 की विधि में MnO2 का प्रयोग उत्प्रेरक की भली भांति किया जाता है। तो मेरा वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद फ्रेंड्स।